बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 16 और ये है कंसाइनमेंट चैप्टर 3 प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 2। तो ये है एबनॉर्मल लॉस पर। उसने क्वेश्चन के साथ ही हेडिंग वैसे दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन पहला जो माइंड में अक्सर आता रहता है कि अगर यहाँ तो हेडिंग दिया हुआ है, बाज़ वो क्वेश्चन में वो नहीं बताता है, तो हमें कैसे पता चलता है नॉर्मल है एबनॉर्मल है। तो उसके लिए डिफरेंस की एक वीडियो मैंने पहले अपडेट की, उसके अंदर ये प्रॉब्लम में मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को और इसमें देखते हैं कि एबनॉर्मल की ट्रीटमेंट क्या है। पिछली जो प्रॉब्लम हम लोगों ने 15वीं की है ना, उस पर हम लोगों ने डिस्कशन की थी नॉर्मल लॉस के ऊपर कि नॉर्मल लॉस क्या है। उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, उसको सिंपली रिमेनिंग यूनिट्स को उसकी कॉस्ट चार्ज कर दी जाती है। वो कॉस्ट ऑब्वियसली कस्टमर को ही जाती है और कस्टमर को नॉर्मल लॉस जो होता है वो बेयर करना पड़ता है जब वो उसको खरीदता है प्रोडक्ट को, तो उसमें नॉर्मल लॉस एक्चुअली एडेड होता है। ये पिछली प्रॉब्लम में हम लोगों ने सीखा था। अब नॉर्मल लॉस जो होता है ये कस्टमर को चार्ज नहीं होता है, ये जाएगा मालिक को। अब नॉर्मली किसी गलत चीज़ की नॉर्मली ये होता है कि जिसकी गलती किससे हुआ है ना, उससे ये पैसे रिकवर कराए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व कर रहे हैं तो हम ये अजम्पशंस यही लेते हैं कि टोटल का टोटल सारा का सारा जो पैसा है जो नेट लॉस हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट होगा, नेट लॉस जो भी होता है, और मालिक उसको बियर करेगा अब नॉर्मल लॉस को। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर इसी तरह होता है। बाज़ दफ़ा अगर कंसाइनी की तरफ से अगर ये लॉस हो जाए तो फिर उसको कंसाइनी से रिकवर कराया जाता है, यानी जिसकी गलती होती है। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हम यही प्रॉब्लम्स में ये लेके चलेंगे कि ये मालिक इसको बेयर करेगा। और जितना भी नेट लॉस होगा, नेट लॉस से मुराद अगर उसका कोई इंश्योरेंस वगैरह हुई होती है तो वो उसमें से माइनस होने के बाद जो नेट अमाउंट बचती है वो मालिक बर्दाश्त करता है, वो मालिक उसको फेस करेगा चीज़ों को। तो अब इसी में हम ये प्रॉब्लम में देखते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ है और उसकी कैसी ट्रीटमेंट है। आइए हम देखते हैं। बात करता है जी, मैसर्स नईम मोटर्स सेंट 100 कार्स टू हसीब ऑन कंसाइनमेंट। 100 कारें हैं और वो भेजी गई हैं हसीब को। यहाँ पे मैसर्स नईम मोटर्स जो है ये कंसाइनर है और हसीब जो है वो कंसाइनी है, और 100 कार्स कंसाइंड की गई हैं। द कॉस्ट ऑफ ईच कार वॉज ₹12,000। एक कार जो है वो 12,000 रुपए की है। तो अब 12,000 को जो कि ईच की कॉस्ट है उसको यूनिट्स के साथ टोटल के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो ये बन जाएगा 12 लाख। तो 12 लाख है उसकी कॉस्ट कंसाइनमेंट की। तो कंसाइनमेंट की जो कॉस्ट होती है वो कंसाइनमेंट अकाउंट को चार्ज होती है डेबिट साइड पर, और रेफरेंस आता है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का। तो यहाँ पर हम देखें इन द बुक्स ऑफ मैसर्स नईम मोटर्स जो कि कंसाइनर है, हमें बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट को। उसकी रिक्वायरमेंट है गिव द कंसाइनमेंट अकाउंट। हम सिर्फ इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 12 लाख। यहां तक लगी हुई समझ। द एक्सपेंसेस ऑफ मैसर्स नईम मोटर्स वर, ये मैसर्स नईम मोटर्स के जो एक्सपेंसेस हैं उसमें फ्रेट है 7,000, इंश्योरेंस है 3,000 रुपए की। तो ये अगर हम इसमें देखें तो 7,000 और 3,000 10,000 इसके ऊपर टोटल एक्सपेंस बनता है। ये मैसर नईम्स का है। तो कंसाइनर का हुआ तो कैश के रेफरेंस से डेबिट साइड पे आ जाएगा 10,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट फ्रेट एंड इंश्योरेंस, और ये 10,000 यहाँ पे डेबिट साइड पे आ गई। आगे बात करता है ड्यूरिंग ट्रांजिट, यानी जैसे ही माल को भेजा गया, 1 कार वॉज डिस्ट्रॉयड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ₹9,000 टुवर्ड दैट क्लेम। उसकी चूंकि इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जा रहा था, तो कार जो है उसमें से जितना उसका लॉस हुआ, जितना भी उसके नॉर्मल लॉस हुआ, उसमें 9,000 इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किए हैं। वैसे एक कार तो 12,000 रुपए की, अब हम ये नहीं कह सकते कि 12,000 की थी 9,000 होने लगे तो 3,000 नहीं, इसमें कुछ ऊपर खर्चे भी हुए थे, उसके ऊपर खर्चे भी हुए थे, वो खर्चे भी बीच में ऐड होते हैं, तब उसकी देखा जाता है कि इसके ऊपर इतना हमारा खर्चा भी हुआ था शिफ्ट करने के ऊपर, तो वो भी उसमें ऐड होगा। आगे देखते हैं कि एबनॉर्मल लॉस इनफैक्ट हम कैसे निकालते हैं। 9,000 इंश्योरेंस वाले ने एडमिट किया, आप जहन में रखिएगा। इसका क्या करना है आगे देखते हैं। हसीब सोल्ड 7 कार्स, 100 भेजी हैं, उसमें से सिर्फ उसने 7 बेची हैं एट ₹15,000 ईच। 15,000 की एक है तो 7 को हम 15,000 से कर देंगे मल्टीप्लाई, सेल आ जाएगी हमारे पास। और सेल आती है कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, और कंसाइनी का रेफरेंस आता है, और कंसाइनी है यहाँ पर हसीब, तो इस तरफ आ जाएगा। और हसीब अकाउंट और सेल्स, और ये 1,05,000 ये रकम लिखती।
एंड पेड फॉर स्टोरेज एंड इंश्योरेंस ₹3400। ये लमसम उसने दे दिया है कि स्टोरेज और इंश्योरेंस उसने पे की हुई है जो कंसाइनी ने पे की है। तो डेबिट साइड पे आएगा कंसाइनमेंट की। हसीब को चूंकि ये पैसे देने हैं, एक्सपेंसेस हैं, तो 3400 यहां पर आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। हसीब देन एक्सेप्टेड अ बिल फॉर ₹90,000 एट 3 months ड्रॉन बाय मेसर्स नईम मोटर्स विच दे डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद देयर बैंक एट 6% पर एनम। अच्छा, मजे की बात यहां पे ये है कि यहां से लेकर और यहां तक इस सारे को इग्नोर कर देना है, इसका कुछ भी असर नहीं है, कुछ भी हम नहीं करेंगे। ये तो मजे की बात हुई ना, लेकिन इसमें अब रीजन हमें मालूम होना चाहिए कि उसकी वजह क्या है। वजह सिंपल इतनी है कि हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो रिक्वायरमेंट है कंसाइनमेंट अकाउंट की, और जब बिल ड्रॉ होता है यानी एक्सेप्ट होता है, पेएबल या रिसीवेबल जब बनता है, तो कंसाइनमेंट उसमें आता ही नहीं है। ये पर्सनल अकाउंट्स होते हैं एक दूसरे के साथ जो कि डील होते हैं, तो उसमें कंसाइनमेंट पूरे इसमें ड्रॉ के ऊपर कोई एंट्री में नहीं आता, और ना डिस्काउंट में तो बिल्कुल भी नहीं आता है। चलो यहां पे तो फिर भी कंसाइनी आता है, क्योंकि जब बिल ड्रॉ किया जाता है तो जो ड्रॉयर है यानी कंसाइनर वो एंट्री अपने पास क्या पास करता है, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कंसाइनी, यानी कंसाइनी की जगह हसीब, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू हसीब। अब बिल रिसीवेबल डेबिट हो रहा है तो वो तो हम यहाँ पे अकाउंट ही नहीं बना रहे, हसीब क्रेडिट हो रहा है तो वो कंसाइनी है, उसका तो हम अकाउंट ही नहीं बना रहे। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये हमने इस पर कोई इंपैक्ट इसका नहीं पड़ेगा। हाँ, कंसाइनी का अकाउंट बना रहे होते तो इस 90,000 की हम एंट्री कंसाइनी के अकाउंट में ऑब्वियसली पास करते, क्रेडिट साइड पर लिखते और बिल रिसीवेबल का रेफरेंस देते। ये समझ लगी होगी। आगे जो वो कहता है ना कि उसने इमीडिएटली डिस्काउंट करा लिया 6% पर 6%, 7 वट्सएवर जो भी इसके ऊपर आता है, डिस्काउंट जब वो कराएगा तो बीच में से कंसाइनी भी निकल जाएगा, क्योंकि अब पार्टीज देखो कौन कौन सी हैं, एक तरफ कंसाइनर और एक तरफ बैंक, क्योंकि बैंक से जाकर डिस्काउंट कराएगा, इसमें से तो कंसाइनी भी निकल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो कंसाइनी का अकाउंट भी कह देता तो एटलीस्ट ये हो जाती, लेकिन ये फिर भी ना होती डिस्काउंट वाली। हम कहते हैं कि इसको भी इग्नोर कर देना है, तो इसमें हम यहां से लेकर यहां तक ये सारा इग्नोर कर देंगे। ये जानना आपके लिए जरूरी रहेगा कि क्यों इग्नोर कर रहे हैं। आगे चलते हैं। इट वॉज एग्रीड दैट हसीब इज टू गेट 5% कमीशन। 5% उसको कमीशन मिलना है, 5% कमीशन। अब वो 5% कमीशन किस पर हम लेंगे, टोटल सेल के ऊपर। ऑब्वियसली टोटल सेल है हमारे पास 1,05,000 की, उसका हम ले लेंगे 5%, तो वो बन जाएगा हमारे पास ये 5250 यानी 5,250, 5,250 रेफरेंस आ जाएगा हसीब अकाउंट का, और कमीशन है यहाँ पर। तो यहाँ लग गई समझ। ये भी आपको 12 लाख समय लग गया, ये 10,000 समय लग गया, ये 3400 समय लग गए, ये उसका कमीशन आ गया। इस तरफ सेल समय लगी, और दो चीज़ें यहाँ पर कंसाइनमेंट स्टॉक जो है, जो कि क्लोजिंग स्टॉक है, वो तो ऑब्वियसली से आना है। एक आप चीज़ देख रहे हो एबनॉर्मल लॉस के नाम से, और ये आ रही है नई चीज़, बस इसको अंडरस्टैंड करना है। ये तो बिल्कुल वो इसी तरह है, बाकी डिफरेंस लेना वो सेम चीज़ रहेगी। तो ये है सारे का सारा, इसको आपने यहाँ पे देख लिया है। अब हम चलते हैं जी इसका, ये दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। कंसाइनमेंट स्टॉक वो आएगा, उसकी वजह ये है कि उसने यहाँ पे अगर आप देखो तो 100 कार उसने सेंड किया है, और उसमें से 7 बिक गई हैं, तो इनफैक्ट तो बचती हैं पीछे 93। इसका मतलब अनसोल्ड होनी चाहिए, लेकिन उसमें से एक तो डिस्ट्रॉय हो गई, तो जो डिस्ट्रॉय होगी वो थोड़ी बिकेगी, अब स्क्रैप में जाएगी। इसका मतलब पीछे बच गई 92। अब 92 है हमारे पास अनसोल्ड 92। अब इसके मुताबिक हम देख लेते हैं, इसके हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, वही फॉर्मूला है जो हम पहले करते रहे। अच्छा, कमीशन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा यहाँ पे, और ये प्रॉबेबली मैंने शायद गलत लिखा हुआ है यहाँ पे रकम, ऑब्वियसली जी यहाँ पे ये रकम आनी है 105,000। इसका 5%, ये मैंने एडिट नहीं किया, इसका आता है यहाँ पे 5250 जो ये आ रहा है, ठीक है। इसको 5% कैलकुलेट कर लेना। 5% का मतलब है 5/100। इसका आप कंप्यूट करोगे तो ये रकम यहाँ पे आ जाएगी। ये तो क्लियर हो गया ये वाला। उसके बाद कंसाइनमेंट स्टॉक जो कि हम निकालते हैं, सेम फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय यूनिट्स कंसाइंड मल्टीप्लाई अनसोल्ड। आप दो फॉर्मूलाज याद रखिएगा क्लोजिंग स्टॉक निकालने के। एक इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस, उसमें सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि यहां पे नेट यूनिट्स आते हैं, यानी नॉर्मल लॉस के बाद के।
अनसोल्ड रहते हैं, टोटल कॉस्ट रहती है, डायरेक्ट एक्सपेंस रहते हैं, और कंसाइनर कंसाइनी के दोनों होते हैं। क्लियर। लेकिन अब चूंकि नॉर्मल लॉस तो इसमें है नहीं, तो अब हम टोटल यूनिट्स पे ही उसको डिवाइड करेंगे जो यूनिट कंसाइंड किए गए हैं। इस डिफरेंस को आपने याद रखना। देखो पहले हम जब नहीं करते ना तो उसका माइंड क्लियर होता है, नहीं आता है तो नहीं आता, बात खत्म। जब आप करोगे ना उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। अब आपने उससे घबराना नहीं है, आप प्रॉब्लम चीज़ों का करने से प्रॉब्लम आती है, अब आप उसको करोगे, अब आपको कंफ्यूजन पैदा होगी, अब उस कंफ्यूजन को सिंपल आपने दूर करना है और कुछ भी नहीं है। वो कैसे दूर होगी? जो कंफ्यूजन पैदा कर रही है ना चीज़ें, उनको एक साथ रख लो, उनमें डिफरेंस को देखो, तो फौरन से माइंड क्लियर होता चला जाएगा। जब माइंड क्लियर हुआ है ना, अब उसकी 1 बार 2 बार 3 बार अब करो उसकी प्रैक्टिस। जब इस लेवल पे प्रैक्टिस करोगे ना, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि चीज़ ना हो, क्लियर हो जाएगा। तो ये लग गई यहाँ तक समझ। अब यहाँ पे देखो कंसाइनमेंट स्टॉक 12 लाख, ये कहाँ से आ गया? ये 12 लाख आ गया। उसके ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंस हैं जो कि कंसाइनर के ही हैं ऑब्वियसली, और वो हैं 10,000 के, और हम टोटल यूनिट्स पे डिवाइड कर रहे हैं जो उसने 100 कार सेंड की हैं। और 92, अभी मैं ऊपर कह रहा था ना कि उसने बेची हैं 7, तो पीछे 93, तो एक तो लॉस्ट होगी, तो 92, ये 92 आ गया। इसकी वैल्यू बनती है 11,13,200, यानी 1 मिलियन और 113,200, 1,113,200, ये टोटल रकम बनती है। ये आएगा कंसाइनमेंट स्टॉक, और ये कंसाइनमेंट स्टॉक यहां पे लिख देंगे हम। रकम समय लगी, और कंसाइनमेंट स्टॉक इसकी क्रेडिट साइड पे आता है, तब तो याद हो गया होगा। अगर आप 1 से 16वीं प्रॉब्लम में पहुंच गए तो याद हो गई होंगी चीजें। तो ये लगी कैलकुलेशन की समझ। अब कंफ्यूजन कहीं पे आ रही है तो अब आपने खुद उसको देखना है कहाँ आ रही है और क्यों आ रही है। अब चलते हैं एबनॉर्मल लॉस को। एबनॉर्मल लॉस के लिए फॉर्मूला बिल्कुल जैसे ये लिखा हुआ है ना, ऑलमोस्ट वही है, सिर्फ नाम थोड़े से चेंज हो रहे हैं। देखो टोटल कॉस्ट आएगी, डायरेक्ट एक्सपेंस या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन इसके साथ आप देखो लिखा हुआ है टिल द पॉइंट ऑफ लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट एक्सपेंस टिल द पॉइंट ऑफ लॉस जो है ना, वो बहुत जरूरी है कि जहां पे नुकसान हुआ वहां तक कितने एक्सपेंस हुए हैं, यानी उसका लॉस कितना हुआ है, वो आपने देखना है कि किस पॉइंट पर नुकसान हुआ है। फॉर एग्जांपल कि अगर चीज़ें कंसाइनर ने सेंड की हैं और कंसाइनी तक पहुंचने से पहले, रिसीव करने से पहले ही कोई डैमेज हो गई है, तो कंसाइनी के जो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो इसमें शामिल नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यही गलती होती है कि जब कंसाइनर ने चीज़ें सेंड की हैं, तो अगर कंसाइनी ने रिसीव जब की हैं, तो अभी आप समझ लो कि वो रेलवे से रिसीव कर रहा है, एयरपोर्ट से रिसीव कर रहा है, जहां से भी डैमेज्ड मिल रही है उसको उधर ही। अब उसके ऊपर जो भी एक्सपेंस होंगे ना वो उसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। इसलिए पॉइंट बहुत जरूरी है कि नुकसान कहां पर हुआ है। हाँ, कंसाइनी लेकर जाए और उसके गोदाम के अंदर जाकर ये चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो अब उसके ऊपर जो डायरेक्ट एक्सपेंस हुए हैं वो अब उसमें शामिल होंगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है एबनॉर्मल लॉस के केस में कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस टिल द पॉइंट ऑफ लॉस, ये समझ लगी होंगे। टोटल यूनिट्स उसी तरह डिवाइड करना है और जितने यूनिट्स लॉस्ट हुए यानी लॉस्ट यूनिट्स उससे मल्टीप्लाई करना है। लॉस्ट एक ही हुआ है तो फॉर्मूला ऑलमोस्ट उसी तरह है, सिंपल अनसोल्ड की जगह पे लॉस्ट यूनिट आ गए, टोटल रहे, टोटल कॉस्ट रही, डायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस टिल द पॉइंट ऑफ लॉस है। यहाँ पे उसने कुछ नहीं कहा कि ये कंसाइनी जब रिसीव कर रहा है उससे पहले ये लॉस हुआ है, तो हम क्या कहेंगे उसी के पास हुआ है। इसमें फिर डायरेक्ट एक्सपेंस वैसे ही सिर्फ कंसाइनर के दिए हुए हैं, तो कोई फर्क खास क्वेश्चन से समझ नहीं आ रहा, लेकिन पॉइंट है। अगली प्रॉब्लम जो लास्ट है, जब आप उसको समझोगे ना, ये वाला साथ क्लियर हो जाएगा पॉइंट। एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू 1200,000, 12 लाख, इसमें 10,000 ऐड कर दिया, 100 पे डिवाइड किया और 1 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो 12,100 ये है इसका एबनॉर्मल लॉस। 12,100 एबनॉर्मल लॉस है। और नेट एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो होता है टोटल जो लॉस हुआ जो कि 12,100 है, उसमें से जो क्लेम के या जो भी आपको पैसे मिल गए हैं कहीं से, तो वो आपने इसमें से माइनस करते जाना है। तो वो हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला है सिर्फ वो 9,000, तो 12,100 में से हम 9,000 निकालें तो 3,100 हमारा नेट लॉस है, नेट एबनॉर्मल लॉस। ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस को। अब हम एक चीज को समझेंगे और आखिरी पॉइंट होगा, ये देखो यहां पे लिखा है एबनॉर्मल लॉस और रकम लिख दी है जी 12,100। अब इस चीज को ना आपने ध्यान से तसल्ली से समझ लेना है। यहां 2 मेथड हैं, आपका जो दिल करे, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं ये फॉलो करो, आपका जौन सा जी करता है, जौन सा आपको आसान लगता है, जौन सा समझ आता है, दोनों मेथड वैलिड है, दोनों ही फॉलो किए जाते हैं।
डिपेंड करता है। वैसे मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ओवरऑल इंटरनेशनली भी इसी रूल को फॉलो किया जाता है, ये वाला। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस तरीके से करो। आपने डिफरेंस वाली जो वीडियो है वो आपने देखी होगी, तो आपको ये चीज़ें वैसे ही क्लियर होगी होंगी। एबनॉर्मल जो लॉस होता है ना, एबनॉर्मल लॉस, वो कंसाइनमेंट अकाउंट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। उसके अंदर हम लोगों ने जितना टोटल लॉस हुआ है ना वो लिख देना है। क्यों? क्योंकि हमें ये एंट्री से समझ लगता है। अब एंट्रीज हमें समझनी पड़ेगी कि हमने 12,100 क्यों लिखा, हमने ऐसे क्यों ना किया कि एबनॉर्मल लॉस 3,100 लिख देते और साथ इंश्योरेंस क्लेम 9,000 लिख देते, तो वो भी तो उतना ही बनता है। 9,000 और 3,100 तो बनता है 12,100। लेकिन हम फर्स्ट मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं कि आसान तरीन है कि जितना एबनॉर्मल लॉस होगा ना बस उसको कंप्यूट कर लो और उसे कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख दो। क्यों? क्योंकि ये लॉस जो एबनॉर्मल लॉस है ये कंसाइनमेंट का लॉस नहीं है। अगर ये लॉस होता, वाकई लॉस होता, तो इसको इधर डेबिट साइड पे होना चाहिए था ना, क्रेडिट साइड पे थोड़ी जाना था इसने। तो क्रेडिट साइड पे तो होते हैं रेवेन्यू, तो क्रेडिट साइड जितनी ज्यादा होगी उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये पॉइंट आता ना जहन में कि ये क्रेडिट साइड पे क्या कर रहा है, लॉस होते हुए ये कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड पे क्या कर रहा है, क्योंकि ये कंसाइनमेंट को चार्ज ही नहीं होता। इसकी जितनी भी कॉस्ट बनेगी ना वो हम, चूंकि अब इसकी सेल तो होना नहीं है, तो उसकी हमने कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस शामिल करके उसकी कॉस्ट को हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक के साथ करते हैं, ताकि सही कंपैरिजन हो सके। क्योंकि ये आइटम तो लॉस्ट हो गया, इसने तो अब सेल नहीं होना, लेकिन ये कंसाइनमेंट का लॉस नहीं है, ये मालिक का लॉस है जो कि उसके प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज होना है। यही वजह है कि हम जो एबनॉर्मल लॉस होते हैं उस टोटल रकम को, इररिस्पेक्टिव उसके में कितने मिले हैं, हम टोटल रकम यहां पे एबनॉर्मल लॉस की यहां पर शो कर देते हैं कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड पे। बाकी इसमें से जो भी हमें रिसीव हो गया, कोई क्लेम आ गया, या कोई हमने कंसाइनी से कुछ पैसे ले लिए हैं, यानी कंसाइनी ने स्क्रैप बेचा था उसके पैसे ले लिए हैं, या कोई भी और रीजन, वो हम एबनॉर्मल लॉस में से लेस करते हैं जब एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनता है। नेट जो बैलेंस आता है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस हम यहां बना नहीं रहे, लिहाजा हमें वो नजर नहीं आएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इनफैक्ट हो क्या रहा है। अब इसको समझने के लिए हम चलते हैं एंट्रीज की जानिब। मुख्तसर सा एडिशनल चीज है, लेकिन मैं चाहूंगा कि टॉपिक एटलीस्ट कवर हो जाए। एंट्रीज फॉर एबनॉर्मल लॉस ये होती हैं, इससे बहुत आसानी से समझ आएगा। ये देखो, एबनॉर्मल लॉस जब होता है ना तो एंट्री होती है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट बीइंग टोटल वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अब यहाँ पे लॉस कितना हुआ है, 12,100 यहाँ पे आ जाएगा और 12,100 यहाँ पे आ जाएगा। इस एंट्री के मुताबिक देखो कंसाइनमेंट क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, और रेफरेंस किसका आएगा, एबनॉर्मल लॉस का। तो एबनॉर्मल लॉस का जब रेफरेंस आएगा तो वो आ जाएगा यहाँ पे, और कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रही है 12,100 से, तो 12,100 पूरे का पूरा यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इसके बाद क्या होता है, हम क्लेम वगैरह इंश्योरेंस से मिल जाता है, या कंसाइनी ने कोई स्क्रैप वगैरह बेचा तो उसका पैसा आ जाता है, कुछ भी। तो इंश्योरेंस क्लेम हम डेबिट करते हैं क्योंकि ये रिसीवेबल है। अगर पैसे मिल गए हैं तो फिर हम बैंक टू एबनॉर्मल लॉस कर देते हैं कि पैसे आ गए जी इंश्योरेंस से, तो फिर हम इंश्योरेंस क्लेम के बजाय बैंक अकाउंट लिख देंगे, बैंक में पैसे आ गए और एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट हो जाएगा। यहां पे अगर आप देखो तो एबनॉर्मल लॉस 12,100 है। जब यहाँ पे 9,000 जो कि उनसे क्लेम मिला है वो जब हम क्रेडिट करेंगे तो 9,000 इसमें से कम होके नेट अमाउंट एबनॉर्मल लॉस की रह जाएगी 3,100। ये शो कर रहा है कि एबनॉर्मल लॉस जो है वो 3,100 का है, 3,100 का है। लेकिन इनफैक्ट हमारे पास कंसाइनमेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है इस क्लेम से, क्योंकि एंट्री में क्या है, इंश्योरेंस क्लेम टू एबनॉर्मल लॉस, इसमें कहीं कंसाइनमेंट नहीं है। तो जब कंसाइनमेंट है ही नहीं तो हम इसको कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड पे क्यों लिखें। अब जो लिख रहे हैं वो गलत नहीं है, वो ये कंसिडर करते हैं कि जी चूंकि इसका इंश्योरेंस का क्लेम मिला है तो नेट अमाउंट एबनॉर्मल की यहां पे लिख दो, और बाकी जो इंश्योरेंस का क्लेम है वो सेपरेटली आप यहां पे लिख दो, रकम उतनी बन जाएगी। लेकिन वो एक वैलिड मेथड कहा नहीं जाता उसको। ज्यादातर सजेशंस ये हैं कि वैलिड कहा नहीं जाता लेकिन फॉलो होता है, और इस बुक के अंदर जो कि सुहेल अफजल बुक है उसके अंदर वैसे उसी को फॉलो किया गया है। आपकी मर्जी है, आप अगर ऐसे करना चाहो तो सिंपल इतना फर्क पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस लिखोगे 3,100 और यहां पे लिखोगे इंश्योरेंस, उसको लिख दोगे 9,000, आंसर सेम उसी तरीके से आ जाएगा आपका। ठीक है, तो वो इस तरीके से होना है। लेकिन आई वुड रेकमेंड कि आप इस तरीके से करो।
ये तो हो गया जी उसका क्लेम। उसके बाद है कंसाइनी टू एबनॉर्मल लॉस। ये भी तब होती है जब उसने कंसाइनी ने कोई स्क्रैप बेच दिया है या उसके पास जो भी माल पड़ा था तो उसने कुछ, यानी वो लॉस तो हुआ लेकिन कुछ ना कुछ स्क्रैप था वो बिक गया, तो वो कंसाइनी के पास अगर पैसे हैं तो हमने कंसाइनी से लेने हैं, तो एबनॉर्मल लॉस अब और कम हो जाएगा। सपोज कर लो यहाँ बच रहा है 3,100, 9,000 लेस करने के बाद हमें पता चला कि 100 रुपए का जो स्क्रैप था उसने बेच दिया, तो 100 और लेस हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस में नेट अमाउंट कितनी रह गई है? 3,000। ये है असल में मालिक का लॉस, क्योंकि उसको कुछ कंसाइनी से 100 रुपया मिल गया, कुछ इंश्योरेंस से मिल गया, तो 12,100 में से 9,100 तो उसको मिल गए, तो 3,000 अभी भी उसका लॉस है। ये नेट लॉस होता है, ये जाएगा मालिक के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एबनॉर्मल लॉस और ये आ जाएगा 3,000, बीइंग द नेट अमाउंट ऑफ द लॉस ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये है यहां तक। तो इस पूरी में देखो कंसाइनमेंट कहीं नहीं है, सिर्फ यहां पर आ रही है, तो चूंकि कंसाइनमेंट यहां क्रेडिट हो रही है तो ऑब्वियसली फिर हम इसको क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे और रकम टोटल इसकी शिफ्ट कर देंगे। तो मैंने कोशिश कर दी समझाने की, अब पता नहीं मैं समझा पाया या नहीं, मुझे नहीं पता, तो कमेंट्स में बताना अगर आपको समय लग गई है तो दैट्स गुड। अब ये जब लिख लिए सारे, अब आपने बस बैलेंस निकालना है, इसका टोटल करो तो ये आ जाएगा 12,30,300 और 12,30,300 दोनों साइडें इक्वल डबल लाइन, और इसमें से आप ये सारे निकाल दो तो 11,650 इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो मतलब बैलेंस कैरी डाउन जो कि प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट है ये आ रहा है। अब फाइनल मैं आपको बस इतना इसका कहना चाहूँगा, जहाँ पे कन्फ्यूजन्स पैदा होंगी जब आप क्वेश्चंस वगैरह को आप एक बार अगर आप करोगे तो उसके बाद कन्फ्यूजन क्या क्या पैदा हो सकती हैं। एक, जब हमारा बैड डेट्स होते हैं, बैड डेट्स एक उसको अच्छी तरह कंसिडर करके रखना। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक विदाउट नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, ये 4 चीज़ों को ना एक साथ आप एक पेपर पर प्रैक्टिस कर लो 4 चीज़ों की। उसमें वजह क्या है, कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है? एक कन्फ्यूजन तो पैदा हो सकती है आपकी बैड डेट्स के में। बैड डेट्स में हम सेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बाकी जितने ये तीनों हैं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक, ये कॉस्ट में है। एक कन्फ्यूजन पैदा होती है कि सेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना है ये इसके साथ, तो वो चूंकि कस्टमर से पैसे लेने हैं तो कस्टमर से तो हमने पैसे सेल पर लेने हैं। एक तो ये चीज़ मैं चाहूँगा कि आप इसको जहन में रखो। ये फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं, एडिशनल है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये है कि इनको मैं चाहूंगा कि आप इनको माइंड में रख लो, क्योंकि अब हम एंड कर रहे हैं। जब हम एंड कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए यार कि कौन कौन सी चीज़ अब हमें दोहरानी है और कैसे दोहरानी है। तो इस चीज़ को देखिएगा। बाकी जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको आप दोनों डिफरेंस देख लो कि नॉर्मल लॉस के केस में क्या डिफरेंस आ रहा है और अगर नॉर्मल लॉस नहीं हो रहा तो क्या डिफरेंस आ रहा है। और एक और चीज़ होती है क्वेश्चन के अंदर, जब वो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दोनों एक साथ दे देता है, फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा ध्यान से आपने क्वेश्चन को करना होगा अगर इस तरह आता है तो। ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको समय लगी होगी। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी उसको आप कर लें लाइक और शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।